मेरे परिवारजनों, आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। दुनिया के मंचों पर ये हमारा भारत विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। हमारी आस्था हमारे देश के खिलाफ जो साजिश हो रही है, उसके प्रति जागरूक करना चाहता हूं। सदियां बदलती, युग बदलते हैं, लेकिन आस्था का शिखर शाश्वत रहता है। नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। You are a revolutionary leader, in the best sense of the word revolution. You are revolutionizing India. I was a great champion of India. तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों, और ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के वडनगर से निकलकर वर्ल्ड लीडर तक सफर करने वाले नेता। उन्नीस में अहमदाबाद नगर निगम चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने वाले मोदी आज दुनिया में अपनी कूटनीति के दम पर ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। एक जमाने में घर छोड़कर पहाड़ों के बीच गुफाओं में रहने वाले नरेंद्र मोदी हर सर्वे, हर मंच पर नंबर 1 बने हुए हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले नरेंद्र मोदी अब 2024 के इंडिया गठबंधन के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने की तैयारी में हैं। सवाल है, क्या दुनिया में डंका बजाने वाले मोदी 24 में जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या मोदी इंडिया गठबंधन को हराकर तीसरी बार जीतने का इतिहास रचेंगे? सवाल यह है कि विपक्ष को हराने के लिए मोदी के तर्कस में कितने तीर हैं? क्या 2024 की परीक्षा 2014 और 2019 से ज्यादा कठिन है, या मोदी एक बार फिर से अपने करिश्माई नेतृत्व के दम पर वो मुकाम हासिल कर लेंगे जो गैर कांग्रेसी नेता अब तक नहीं कर पाए? दिल्ली में G20 के सफल आयोजन के बाद मोदी की टीम में उत्साह है। दुनिया के शक्तिशाली देशों से मिल रही तारीफ ने भारत के जनमन में उनकी छवि को और मजबूत बना दिया है। भारत ने ये दिखाया है कि एक अकेला देश है जो कि इमर्जिंग मार्केट्स को साथ ला सकता है, डेवलप्ड कंट्रीज को साथ ला सकता है, रशिया, चाइना सबको साथ ला सकता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को सबसे आगे रखा है। सवाल है, क्या मोदी G20 में बनी ग्लोबल छवि पर 24 का चुनाव जीत पाएंगे? क्या हैट्रिक लगाने के लिए कई मोर्चों पर चल रहे काम से मुकाम हासिल होगा? नरेंद्र मोदी इंडियन पॉलिटिक्स का वो कॉम्बो पैक है जो इसके पहले भारतीय राजनीति में नहीं हुआ। वो डेवलपमेंट के एजेंडे की बात करते हैं, वो कास्ट पॉलिटिक्स के चैंपियन हैं और वो हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी तैयारियों को समझने के लिए 9.5 साल में उनके एजेंडे को समझना होगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 4 मोर्चों पर काम किया है। पहला, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। दूसरा, सोशल इंजीनियरिंग। तीसरा, सीमा सुरक्षा और ऐतिहासिक फैसले। चौथा,
ग्लोबल लेवल पर भारत की छवि को मजबूत करना। अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को समझने के लिए आपको चारों महत्वपूर्ण बिंदुओं की इनसाइड स्टोरी को समझना होगा। फिर आपको अंदाजा होगा कि 2024 के चुनाव के लिए मोदी ने क्या तैयारी कर रखी है। दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन सिर्फ मिलने जुलने का कार्यक्रम नहीं था। जानकार मानते हैं कि भारत मंडपम से दिल्ली ने दुनिया के सामने भारत की एक नई तस्वीर पेश की है। मजबूत भारत की झलक दिखाई है, जिसमें विश्व को नेतृत्व करने की ताकत है और बड़े से बड़े मसले को हल करने की सूझबूझ भी। उन्होंने बड़े चतुराई से इजराइल और सऊदी अरब, जो परस्पर विरोधी देश हैं, उनको साधा। अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हुए, दूसरे इजराइल से भी रिश्ते अच्छे हुए। अमेरिका और रूस और चीन, ये जो त्रिकोण है जिसमें चीन और रूस एक साथ हैं और अमेरिका और यूरोप एक तरफ है। यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से परिस्थिति बनी कि भारत को एक फैसला लेना था, लेकिन भारत ने सही फैसला लिया, एक संतुलित फैसला लिया। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवाना मोदी की बड़ी सफलता में माना जा रहा है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन लंबे वक्त तक पश्चिमी देशों के खिलाफ रहा। 2002 में लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने इस संगठन का स्वरूप बदला और अफ्रीकी देशों को एकजुट कर पश्चिमी देशों को चुनौती दी। इसलिए पश्चिमी देश अफ्रीकन यूनियन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन मोदी ने अपनी कूटनीति के दम पर G20 में उन्हें शामिल करवाया। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 में दुनिया भर के देश आते हैं। भारत के नेतृत्व में दिल्ली डिक्लेरेशन होता है जो सर्वसहमति का होता है। इस्लामिक वर्ल्ड अलग है, रशिया चाइना कॉम्बो अलग है, वेस्ट यूरोपीय यूनियन अलग है और भारत उसमें एक देश है। उसके साथ जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, यानी विकासशील देशों की आवाज, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो सब सहमत होकर कहते हैं कि जो इस देश की अगुवाई में हो रहा है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है, हम उसके साथ हैं। दुनिया में पीएम मोदी की शख्सियत को इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं। G20 सम्मेलन के दौरान की ये तस्वीर पीएम मोदी और दुनिया से उनके रिश्तों की कहानी बता रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल की मुलाकात बेहद खास रही। प्रधानमंत्री ने उन्हें मोदी 2.0 किताब भेंट की तो डायरेक्टर जनरल ने पीएम से ऑटोग्राफ मांगा। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए किताब पर ऑटोग्राफ दिया। G20 में प्रधानमंत्री मोदी का ऑटोग्राफ लेने का ये पहला मामला नहीं है। जून में पीएम मोदी अमेरिका गए थे और वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए भारत की कहानी को बयां करती हैं। 22 जून 2023 प्रधानमंत्री अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने पहुंचे थे। वहां पर अमेरिकी सांसदों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी को सुनने के लिए अमेरिकी संसद के सदस्यों के साथ भारतीय समुदाय भी था। आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। पीएम मोदी के भाषण पर 75 बार तालियां बजी। थैंक यू। यही नहीं, अमेरिकी सांसदों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। ऑटोग्राफ के लिए कतार में खड़े देखे गए। प्रधानमंत्री का दुनिया में इतना सम्मान क्यों होता है? नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया कि चाहे बाइडेन हो या पुतिन, हर कोई उनकी तारीफ करता है? और क्यों मोदी की ये छवि चीन और पाकिस्तान को परेशान करती है? 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति को लेकर दो रुख अपनाया है। पहला, किसी भी कीमत पर सीमा की सुरक्षा। दूसरा, छोटे और बड़े देशों के साथ मजबूत संबंध बनाना।
ताकि भारत की सुरक्षा के साथ विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाया जा सके। भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए कई बड़े फैसले लिए। भारत की जो तुलना बार बार पाकिस्तान से होती थी उसको उन्होंने इररिलेवेंट कर दिया। आज की तारीख में पाकिस्तान की भारत के साथ चर्चा ही नहीं होती। एक घटना हुई, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, नरेंद्र मोदी जो डिफेंस के तौर पर है, जिसको हम कहते हैं अपनी सीमा को सुरक्षा के तौर पर है, वहां मजबूत दिखते हैं। क्वाड के जरिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाया। 2022 के G7 की बैठक में अतिथि के तौर पर शामिल होकर भी चीन को बड़ा संदेश दिया। G7 पहले G8 हुआ करता था, लेकिन साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर आक्रमण किया और उसे अपने में मिला लिया और उसके बाद रूस को इससे बाहर कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि भारत रूस की जगह ले सकता है। सोलह सितंबर 2022 को ही उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी MCO की बैठक हुई थी। चीन के न चाहते हुए भी MCO समिट से अलग पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने कैमरे के सामने पुतिन से कहा, एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आज का युग पीएम मोदी की इस टिप्पणी को पश्चिमी देशों के नेताओं ने हाथों हाथ लिया। ऐसा तब था जब यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर पश्चिमी देश भारत से खुश नहीं थे। भारत संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ सभी बड़े प्रस्ताव पर वोटिंग से बाहर रहा। अमेरिका और यूरोप के सभी बड़े देश चाहते थे कि रूस के खिलाफ भारत वोटिंग करे, लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ 24 फरवरी को पुतिन ने यूक्रेन पर हमले की घोषणा की। तब से भारत का रूस से तेल का आयात बढ़ता गया। वहीं पश्चिम के देश रूस पर प्रतिबंध कड़े कर रहे थे ताकि उसकी आर्थिक गतिविधियों को रोका जा सके। 13 सितंबर 2022 से संयुक्त राष्ट्र की 77वीं महासभा की शुरुआत हुई। दुनिया भर के देशों के प्रतिनिधियों ने इसे संबोधित किया। 20 सितंबर 2022 को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। मैक्रों ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के सामने बिल्कुल सही कहा था कि ये दौर युद्ध का नहीं है। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, "The time is not for war." रूस और अमेरिका एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन भारत के साथ हैं। ये मोदी की डिप्लोमेसी की ही जीत है। ये मोदी राज में भारत का उभार है। भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना। विदेशी मुद्रा भंडार की सूची में भारत दुनिया में 4थे स्थान पर है। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से में जाने वाला पहला देश है भारत। 101 से ज्यादा देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति की। यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग का रूस और अमेरिका ने समर्थन किया। भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता मिली। भारत यूएन सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बना। पश्चिम की आपत्ति के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदने पर अड़ा रहा। भारत ने रूस से S-400 लिया, लेकिन अमेरिका ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। सबसे बड़ी बात है कि G20 में यूरोप रेल और सी रूट को मंजूरी मिल गई है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। मोदी की इस सफलता के पीछे दुनिया में बसे भारतीय भी हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने विदेशों में रह रहे भारतीयों को एकजुट किया, उनमें उत्साह भरा और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई। इसकी झलक हाउडी मोदी और बाइडेन सरकार में भी दिखी। मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर में उन्हें कई सम्मान मिले।
2016 में सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश, 2019 में संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, 2019 में ही रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइट, फ्रांस का सर्वोच्च सैनिक या नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, 2023 में ही ग्रीस का द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर भी मिला। इसके साथ और कई इंटरनेशनल अवार्ड मिले जो ये साबित करते हैं कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मोदी का कद काफी बड़ा हो गया है। Prime Minister Modi is the boss. पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है,